स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के इस छोटे से क्लास में हम करने वाले हैं AHSCC क्लास 12 जो आपका 2 दिन बाद जो एग्ज़ाम है उसका आंसर राइटिंग स्किल कैसे अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपके थंबनेल में भी बता ही दिया हुआ है कि क्या है ये वीडियो, किस चीज़ के बारे में है। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का। इसको ज़रूर आप देख लेना, एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना। और वीडियो पसंद आएगा तो एक्चुअली आपको आएगा ही, मुझे पता है। अगर आप देखोगे तो आपको पसंद आएगा ही। तो फिर वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। ठीक है, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल। और जाने से पहले एक छोटा सा कमेंट दे देना कि भाई आज का वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इस वीडियो को बनाने में हमें मोटा मोटी कम से कम 6 से 7 घंटा लगा है सारे काम को करने में, और प्लस मेरे स्टूडेंट्स का भी इसमें हेल्प है। ठीक है, स्टूडेंट ने भी हेल्प किया है, तो आपका, मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। एटलीस्ट शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा कि पहले हमने कुछ मिस्टेक्स वगैरह बता दिया, तो आपको ये सब अभी नहीं देखना है। आज हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात जो आज हम करेंगे वो है हमारा, हम आपको कुछ रियल कॉपीज़ दिखाएंगे। रियल कॉपीज़, ठीक है, रियल कॉपीज़ जो मैंने अपने क्लास में जो टेस्ट लिया था उसका मैं कॉपी दिखाऊंगा कि कैसे लोग आंसर लिखते हैं और क्या उसमें और सुधार होना चाहिए। ठीक है, और जो कॉपीज़ है वो जिनका भी कॉपीज़ होगा, खैर उनका नाम तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आपको पहचान में आ जाए तो आप बुरा फील मत करना। ठीक है, उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का गलती देख के ही आप लोग सीख पाओगे। तो इसलिए मेरा उद्देश्य जो आपको वो करना, क्या रोस्ट करना नहीं है। हाँ, मेरा उद्देश्य ये है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप उसको सीखो कहाँ पे क्या गलती है। अच्छा, एक और बात, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मतलब एवरेज स्टूडेंट्स का कॉपी उठाया हूँ, मैंने ठीक ठाक स्टूडेंट्स का कॉपी उठाया है। ठीक है, जितना मुझे मिला है मैंने ठीक ठाक स्टूडेंट्स का कॉपी उठाया। एक्चुअली वैसे लोगों का कॉपी उठाया जहाँ पे मुझे ठीक ठाक एरर मिला है। ठीक है, चलिए, और मतलब ऐसा एरर है जो कि अगर आप उसको सुधार लेते हो तो आपको लाइफ टाइम बहुत काम देगा। ओके, देन हम लोग बात करेंगे कुछ टिप्स की। हाँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का मैं बात करूँगा जो कि आपको एग्ज़ाम में अच्छा मतलब अच्छा मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। उसके बाद में मैं आपको कुछ एक सैम्पल कॉपी भी दिखाऊंगा कैसे एक्चुअली एग्ज़ाम में लिखना चाहिए। ये बेसिकली इंग्लिश से रिलेटेड ही नहीं रहेगा। ये जो वीडियो है ये इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, फाइनेंस, हर टॉपिक को कवर करता है। ठीक है, देन हम कुछ आपको टॉपर्स के नोट्स भी दिखाएंगे जो कि एक्चुअली सेवा के तो नहीं है लेकिन CBSE के हैं, लेकिन वो बेसिकली अकाउंट्स के प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो दोनों में ही बोर्ड में बराबर ही चेक होता है। ठीक है, सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रियल कॉपीज़ का। ठीक है, तो जिसका भी कॉपी हो बुरा मत मानिएगा आप लोग, आप बस समझिएगा कि यहाँ पे आप लोग क्या गलती कर रहे हो। ठीक है, और उस गलती को कैसे हमें सुधारना है। ठीक है, सो इसको हम जल्दी से नीचे लाने देते हैं। थोड़ा सा बड़ा पेज है, फोल्डर थोड़ा, फाइल थोड़ा बड़ा है। ओके, सो यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये कुछ लोगों का ही आंसर है, सभी का मैंने कॉपी नहीं लिया है, मैं बार बार बता रहा हूँ। हाँ, कुछ लोगों का ही है जिससे मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ, उन्हीं लोगों का कॉपी मैंने यहाँ पर रखा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं सो डैट आपको ये पूरा क्लियरली दिखेगा। ओके, चलिए, सो आप देखिएगा क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन इसके लिए क्वेश्चन था, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बैंगल्स इन इंडियन सोसाइटी। ऑलरेडी AHSCC आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, आंसर में क्या आया हुआ है, इन इंडिया बैंगल्स इज, अब आपने लिखा क्या, बैंगल्स, है ना। सो बैंगल्स के साथ में इज नहीं लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, आर। ठीक है, इज import for Indian women lady. Now you are giving option to the teacher. You do not have to give these options. ठीक है, मैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ऐसे लोगों का कॉपी उठाया जिसमें ज़्यादातर चीज़ हमें सीखने को मिलेंगे। ठीक है, सो वीमेन और लेडी में आपको ऑप्शन नहीं देना है, आपको कोई एक ही लिखना है। ठीक है, और लेडी एक्चुअली लिखना ही नहीं, इंडियन वुमेन ही बोलना है ना। बिकॉज दे वियर, यहाँ पे इन्होंने वियर लिखा है, बैंगल्स फॉर देयर। नाउ ये जो देयर है ये होना चाहिए ये वाला THEIR। ठीक है ना, उनका वाला देयर। इन्होंने क्या लिखा, देयर मतलब THERE मतलब वहाँ वाला देयर, तो ये गड़बड़ हो गया। अब अगर मान लो वीमेन है, अगर ये वीमेन है मतलब फीमेल में ग्रुप में है, प्लूरल है, तो देयर हस्बैंड्स भी होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे भी गड़बड़ हो रहा है। एंड इट इज़ ऑल्सो नो, नॉट नो, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सुहाग। बेसिकली ये बताना चाह रहे थे कि इट ऑल्सो सिम्बलाइज देयर सुहाग। ठीक है, ये बताना चाहिए था, लेकिन जो लाइन का है उसका मीनिंग ये बन रहा है। बात वही है कि मैं मतलब तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से यहाँ पे आपका मार्क्स कटेगा। ठीक है, सो फॉर इंडियन लेडी इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर, अगेन वही वाला देयर वाला गलती, ड्रेस। अब ये ड्रेस जो है, अब ड्रेस कैसे पहले आप देख सकते हो, क्लियरली आपको दिख रहा होगा DRASS है ना, तो ये ड्रास हो चुका है ना। विदाउट बैंगल्स देयर ड्रेस इज, ठीक है, देयर ड्रेस इज नॉट कंप्लीटेड। अब देखो ये सेंटेंस कैसा हो गया, विदाउट बैंगल्स देयर ड्रेस इज नॉट कंप्लीट। एक्चुअली अगर आप जो भी लिख रहे हो वहाँ पे भी सही सेंटेंस ही होना चाहिए था, वही आपने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। अब यहाँ पे कोई और कुछ बात नहीं बोला हुआ है, फिर बोला गया है
इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बेंगल्स इन इंडियन सोसाइटी। बेसिकली आपने इस पूरे 4 लाइन लिखा और लास्ट में बता दिया कि व्हाट इज़ द, जो पूछा है ना व्हाट इज़ द, सो दिस इज़ द कहने का मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो आप, दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बेंगल इन इंडियन सोसाइटी। तो अगर आप ऐसा आंसर लिख रहे हो तो आप सोच के देखो मैंने कितने जगह पे काटा है। मैंने काटा 1 2 3 4 5 6 7 8 मोटा मोटी 10 12 जगह पे कट चुका है। अगर मैं सिर्फ हाफ मार्क्स करके मैं 12 जगह पे काटता हूँ तो आपका मैंने कितना मार्क्स उड़ा दिया, मैंने आपका उड़ा दिया 6 मार्क्स। क्वेश्चन है कितने मार्क का, सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, समझिएगा। 2 मार्क का क्वेश्चन में आपका 6 मार्क्स कट रहा है, माइनस हो रहा है। फिर आपको टीचर मार्क्स कहाँ से देगा। बट इंग्लिश है, टीचर लीनियंट होते हैं तो वो क्या करेंगे ना, वो थोड़ा दिलदार लोग होते हैं तो वो क्या करेंगे, वो 1 मार्क्स बैठा देंगे, है ना, 1 मार्क्स बैठा देगा, हाफ मार्क्स बैठा देगा, है ना। इतना गलती रहेगा तो हाफ मार्क भी दे सकता है। तो इस चीज़ पे अपने को ध्यान देना है, इतना सारा एरर नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप लिखोगे तो ऐसे एरर से बचना है, ठीक है। अब मैंने आपको एक सैंपल दिखाया, मैं आपको आगे और दिखाता हूँ, ठीक है। ये आगे और है, देयर इज़ अ पुअर, ठीक है, पुअर पीजेंट, पीजेंट का स्पेलिंग भी गड़बड़ी है, ऑफ चंपारण मैंने राजकुमार शुक्ला, ठीक है, नेम्ड राजकुमार शुक्ला, और शुक्ला का स्पेलिंग भी देख लीजिए, हु गो टू लखनऊ, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात क्या हो रहा है, ये प्रेजेंट में है तो इसको भी प्रेजेंट में रखना है, सो हु गोज टू, ठीक है ना, लखनऊ टू मीट गांधी, ठीक है। अब गांधी का जी अगर कैपिटल है तो पूरा ऐसे कैपिटल लिख लीजिए, या फिर ऐसा वाला लिखना है तो ऐसा वाला कैपिटल लिखिए, है ना। गांधी इन 1916 एंड वांट्स ना, वांट्स गांधी टू गो विथ हिम, है ना, कहाँ पे, टू चंपारण ना, बिकॉज ऑन ना, बिकॉज ऑन या बिकॉज ऑफ जस्टिस या इनजस्टिस जो भी था, ठीक है, जस्टिस एंड लैंड सिस्टम इन चंपारण। देन गांधी गो टू पटना एंड आफ्टर मेनी प्लेसेस देन ही केम टू चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ मोतिहारी एंड कलेक्ट। अब देखो यहाँ पे मनी एविडेंस है, असल में इन्होंने लिखना चाह रहा था मेनी एविडेंसेस, लिख क्या दिया MANEY। अब टीचर क्या समझ रहा है, इसको मनी समझ रहा है, मैं मनी समझ रहा हूँ। तो मनी और ये क्या है, एविडेंस, ठीक है ना। अगेंस्ट, अगेंस्ट का स्पेलिंग भी देखिएगा, ठीक है ना। ब्रिटिश आफ्टर ही आस्क्ड 50% ऑफ कंपेंसेशन टू रिटर्न टू पुअरे ऑफ पीजेंट, पीजेंट का स्पेलिंग फिर गलत, ऑफ, और आगे पता नहीं जैसे तैसे आधा आधा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने वो क्रॉप किया हुआ है तो इतना भी कट गया। तो अब आपको दिख रहा होगा ना कि इसमें कितना एरर आ रहा है। तो ऐसे एरर आप कीजिएगा तो आपका अगर आंसर 5 मार्क का होगा, टीचर आपको 1 से 1.5 नंबर देके निकल जाएगा, ठीक है। भले ही आपने बहुत अच्छा पढ़ा होगा, बहुत सारा चीज़ जान रखा है, स्पेलिंग एरर पे काम आपको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अगर ऐसा आपका हालत है तो, ठीक है। चलिए मैं एक और दूसरे स्टूडेंट का दिखा रहा हूँ। द नेम ऑफ, यहाँ पे 1 मार्क वाले है तो ये सब करेक्ट ही है जहाँ पे मिलना था। मुकेश, अब देखिएगा, मुकेश लीव इन फिरोजाबाद, ये गलत हो जाएगा, मुकेश लीव्स इन फिरोजाबाद, ठीक है ना, क्योंकि मुकेश क्या है, मुकेश सिंगुलर पर्सन है ना, तो इसलिए क्या होगा, सिंगुलर नंबर है। तो सिंगल नंबर में क्या होता है, सिंगुलर नंबर में वर्ब में एस और एस लगता है ना, ओके। देन क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या होता है, वर्ब में एस और एस लगता है, हाँ। और यहाँ पे हम फिर यहाँ पे देखिए राजकुमार शुक्ला इज़ 1 ऑफ द, अच्छा जब भी 1 ऑफ द लगा होता है, आपने ऑल्टी में पढ़ा होगा, जब भी 1 ऑफ द लगा होगा उसके आगे का जो वर्ड होता है वो क्या होता है, प्लूरल में होता है। 1 ऑफ द पुअर शेयर क्रॉपर्स, नॉट क्रॉपर, ठीक है। जर्मन कंट्री, ये तो ठीक ही है। चलिए यहाँ पे अब ये वाला आंसर के लिए मैंने इस कॉपी को रखा है, देखिएगा ध्यान से। MML नॉट ब्लेम फ्रांच। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि वाई डिड MML नॉट ब्लेम फ्रांच फॉर नॉट नोइंग हिज लैंग्वेज, इस टाइप का क्वेश्चन रहा होगा। सो MML डिड नॉट, यहाँ पे क्या होना चाहिए, MML डिड नॉट ब्लेम फ्रांच, ऐसे आप लिखो, या डज नॉट ब्लेम फ्रांच, जो भी आप लिख सकते हो, बट आपने क्या लिख लिया, MML नॉट ब्लेम फ्रांच। इट्स लाइक आई नॉट नो यू, आई डोंट नो यू नहीं, आई नॉट नो यू ना, आई डांसिंग, आई एम डांसिंग नहीं, आई डांसिंग, तो ये गड़बड़ हो रहा है, आपने हेल्पिंग वर्ब को छोड़ रहे हैं, आप हेल्पिंग वर्ब को छोड़ रहे हैं, तो उसको आपको समझना है। सो MML नॉट ब्लेम फ्रांच अलोन फॉर हिज इनएबिलिटी टू लर्न, बिकॉज व्हेन MML वांट नहीं, व्हेन MML वांटेड टू गो टू फिशिंग या गो ऑन फिशिंग, ठीक है ना, या वांट्स टू गो ऑन फिशिंग, दे, अब दे कौन हो गया, दे का मतलब क्या होता है, प्लूरल, यहाँ पे तो सिंगुलर है, MML पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही डिक्लेयर्ड ना, ही डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे बेसिकली, सो ही गैव स्टूडेंट्स एज हॉलीडे, ठीक है, ये भी सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा है। ऑल्सो MML लास्ट डे ऑफ लर्निंग टीचिंग एंड टीचिंग द फ्रेंच लैंग्वेज ऑफ द स्कूल, सेंटेंस खत्म हो गया। इस लाइन का आपको कोई मीनिंग ऐसा मिलेगा नहीं। MML टीच लास्ट 40 ईयर्स, मैंने MML हैज़ बीन टीचिंग फॉर लास्ट 40 ईयर्स, कहने का मतलब MML ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू नॉट टीच इन प्रॉपर मैनर, MML ब्लेम्ड हिमसेल्फ नॉट टू टीच इन प्रॉपर मैनर। तो नॉट टू होता है, टू नॉट नहीं होता है ना।
इस तरह का जब आप एरर करते हैं तो आपका नंबर जो है कट जाता है। इनका जो मार्क्स मिला है वो साइड में आपको शायद रह गया है, ठीक है, इधर में चला गया है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा अगर रहेगा कॉपी तो आपका मार्क्स बढ़िया से कटेगा, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, द एक्चुअल नेम ऑफ साहेब इज साहेब आलम, ठीक है, और आलम का आई गेस ए शायद बड़ा होना चाहिए था ना, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। हो गया, इनको 2 नंबर मिल गया जितना मिलना था, ठीक है। मतलब वही बात है, आंसर शॉर्ट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर करेक्ट होना चाहिए। अब ये वाला आंसर में देखो बहुत कम आपको इसमें गड़बड़ मिलेगा। द अदर ड्रीम्स डज सोफी हैव बिसाइड्स हैविंग अ बुटीक, ये बेसिकली क्वेश्चन से उठाया हुआ लाइन है। एंड ऑल्सो, फिर एंड ऑल्सो शी वांट्स नहीं शी वांटेड टू बी लाइक मैरी क्वांट एन इंग्लिश फैशन डिज़ाइनर एंड वुड हैव मोस्ट अमेजिंग शॉप इन देयर सिटी। अब देखो ये जो है ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है ना, बट शी ऑल्सो अर्न मार्क फॉर अ बिस्किट फैक्ट्री, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, मतलब मेन आंसर से इधर उधर आंसर है, बट फिर भी आपको ठीक ठाक नंबर मिल रहा है। बेसिकली आप मेन आंसर को टच कर पा रहे हो कि नहीं वो समझना आपको जो है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल गाइड है आप लोगों के लिए, इसको समझ लीजिएगा तो आपका आंसर जो है ना, आंसर राइटिंग का तरीका सुधर जाएगा और जितने लोग लिख रहे हो आप लोग सही से लिख पाओगे, ठीक है। फिर ये एक देखिएगा, ठीक है, स्कूल बस एक्सीडेंट का कहानी है ये, ठीक है। तो इन्होंने कैसे कैसे लिखा है, मैनी का एम गलत है, ये लाइन अब इसको आप ढंग से पढ़िएगा तो बहुत समय आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है ना, कि फाटा से लामबारी है, मैनी पीपल इंजर्ड। अब स्टार्टिंग में आप बता रहे हो कि मैनी पीपल इंजर्ड एंड ऑल्सो जीएमसी मेडिकल रिलीफ टू द एक्सीडेंट विक्टिम्स, मतलब स्टार्टिंग में बता रहे हो कि जीएमसी वाला सब आ गया है ना, एक्सीडेंट विक्टिम्स को लेके चला गया है। बट ये चीज़ नॉर्मली कब होता है, लास्ट में होना चाहिए ना, पहले तो आप कहानी बताओगे ना क्या हुआ है। असम इज़ नॉट सेफ एनी मोर, ठीक है, असम इज़ नॉट, असम, अच्छा गुवाहाटी असम। अब गुवाहाटी बोलने के बाद आपको असम बोलने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि बेसिकली सब लोग जानते हैं गुवाहाटी कहाँ पे हो, सभी लोग जानते हैं। सो यहाँ पे आपको, हम लोग ऑलरेडी असम के, सभी को पता है, तो इसको आपको और डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो गुवाहाटी असम, गुवाहाटी इज़ नॉट अ सेफ, अच्छा गुवाहाटी इज़ नॉट सेफ एनी मोर, सेंटेंस खत्म होता है। नाउ अ डेज, ठीक है, तो नाउ बड़ा करो, मेनी स्टूडेंट्स हेल्ड इन असम, ठीक है, ओके, इन गुवाहाटी, और गुवाहाटी का क्या लिखा, गुवाहाटी का छोड़ दिया। टुडे इवनिंग अ सडन रोड एक्सीडेंट हेल्ड बिटवीन द स्कूल बस, ठीक है, एंड अ ट्रक, मतलब कि स्कूल बस खास है और ट्रक जो है बेकार है, समझ में आ रहा है ना, इस बात पे पकड़ा जाता है। सो बिटवीन अ स्कूल बस एंड अ ट्रक बोलना हमें ये चाहिए था, ठीक है, नियर द 4 वे ऑफ फाटासिल आम्बारी, ठीक है, चलेगा। मेनी स्टूडेंट्स, अब समझिएगा, मेनी स्टूडेंट्स इंजर्ड, यहाँ पे स्टूडेंट्स मतलब ये पोस्ट ऑफिस का क्या मतलब बन रहा है, बहुत स्टूडेंट्स का मतलब इंजरी हुआ, आप ये बताना चाहिए। मेनी स्टूडेंट्स वेयर इंजर्ड, खत्म। अब स्टूडेंट्स कैसा होगा, ये वाला होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वाला स्टूडेंट्स होगा, ना कि ये वाला, ठीक है। तो इस चीज़ को भी समझना है, ओके। ऑल्सो ट्रक ड्राइवर अरेस्टेड, अब एक लाइन में खत्म हो गया कि भाई यहाँ पे इंजर्ड हुआ और ये अरेस्ट हो गया। ऑल दोज इंजर्ड इन स्टूडेंट्स ना मेडिकल रिलीफ टू द एक्सीडेंट विक्टिम्स, अब यहाँ पे डेट आ गया, अभी लास्ट में फालतू में डेट आ रहा है। अब एक और चीज़ आपको समझना है, हाँ, जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। आप बता रहे हो कि 28 तारीख को, जब भी न्यूज़ रिपोर्टिंग होता है कब होता है, एक्सीडेंट के एक दिन बाद होता है ना, क्योंकि इवनिंग न्यूज़पेपर जो बहुत कम छपता है, तो एक्सीडेंट के एक दिन बाद हो रहा है। तो अगर 28 तारीख का बात है तो आप यहाँ पे क्या बता रहे हो, टुडे, असल में क्या होना चाहिए था, येस्टरडे ना, येस्टरडे इवनिंग ऐसा बताइए ना, इस बात पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में देखिएगा, लास्ट में इन्होंने क्या लिख दिया, ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट्स ऑल्सो इन्फॉर्म्ड द पुलिस, मतलब स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने भी जो है, पेरेंट्स होगा, पेरेंट्स ने भी क्या किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। एट इवनिंग मेनी ट्रैफिक प्रॉब्लम फेस बाय स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर ये बात फालतू में आ रहा है। सो वी रिक्वेस्ट आवर ट्रैफिक पुलिस, खत्म, यहीं पे खत्म हो गया। टू डू डेट, कहने का मतलब ये था टू डू, अच्छा यहाँ पे ऑर्डर मिला जा रहा है, ये भी एक सेंटेंस समझिएगा। डू योर ड्यूटी इन सच अ मैनर, सच अ गुड मैनर ना, बेसिकली यू आर इंस्ट्रक्टिंग, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है ना। आपका आंसर से पोलाइटनेस निकलना चाहिए, ना कि ऑर्डर एरोगेंस निकलना चाहिए, समझिएगा। जो आंसर चेक करता है, अगर कोई बूढ़ा हुआ, ठीक है, जो बहुत साल से कॉपी चेक कर रहा है, वो बहुत छोटा छोटा माइन्यूट चीज़ को पकड़ के आपको बहुत ख़राब मार्क्स देगा। आज के टाइम में क्या हुआ, यंग लोग जो है ना कॉपी चेक करने बैठते हैं, बहुत यंग लोग, जो नए नए लोग हैं, वो लोग मार्क्स दे देते हैं, सही बात ये भी है। लेकिन क्या है, आपको समझना है कि आपका आंसर से ऐसा स्मेल आना चाहिए कि आप बहुत ही पोलाइट स्टूडेंट हो, ठीक है, उन सब चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। सो डू योर ड्यूटी इन सच अ गुड मैनर, ऑल्सो रिक्वेस्ट आवर सीएम टू प्लीज़ सॉल्व दिस मैटर। आप एक जगह पे रिक्वेस्ट भी बोल रहे हो, एक जगह पे आप प्लीज़ भी बोल रहे हो। आपने नरेशन में पढ़ा था, वॉइस में पढ़ा था, इन दोनों का सेंटेंस एक साथ में नहीं बनता है, ठीक है ना। इस तरह का आंसर आपको नहीं लिखना है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स इज सिम्बॉलिक ऑफ हैप्पीनेस एंड केयरफ्री लाइफ ऑफ चिल्ड्रेंस। अब देखो चिल्ड्रेंस कहाँ से आ गया, आपने पढ़ा होगा सर,
चाइल्ड का ही प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है। चाइल्ड का ही प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है। अब इसमें चिल्ड्रेंस क्या लगा दिया ना, चिल्ड्रेंस, बच्चों का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। लाइफ ऑफ चिल्ड्रेन खत्म, केयरफुल लाइफ ऑफ चिल्ड्रेन खत्म, चिल्ड्रेंस बोलने का जरूरत नहीं है। द यंग एंड एनर्जेटिक जनरेशन ऑफ यूथ, एक लाइन है, पता नहीं इसका मीनिंग यहाँ पे नहीं बन रहा है। इट शोज द अपोजिट ऑफ हर पोएट मदर्स डिकेइंग, हर पोएट मदर्स डिकेइंग, मीनिंगलेस, ठीक है। कहने का मतलब ये था पोएट्स मदर डिकेइंग, मदर्स डिकेइंग एज, हाँ, या द डिकेइंग एज ऑफ पोएट्स मदर, ऐसे बोलना चाहिए था, बट हर पोएट मदर्स डिकेइंग मीनिंगलेस बन रहा है। इट ऑल्सो शोज दैट चिल्ड्रेंस, फिर से वही गलती है, आर यंग एंड दे डू नॉट हैव फियर ऑफ लूजिंग लाइफ। अब ये जो लाइन है ना, ये कहीं पे भी पोएम में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट माना जाता है। तो ऐसे चीज़ों को यूज़ नहीं करना है, अपने को वो बात बताना है जो आपको मैंने, या तो मैंने आपको नोट्स में दिया है, आप सभी लोग मेरे स्टूडेंट्स हो तो आपको मैंने नोट्स ऑलरेडी दिया रखा है, नोट्स वाला बात लिखो, या फिर उस पोएम से रिलेटेड बात लिखो, इधर उधर की बात मत लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सैडनेस जो है, ये भी कुछ ऐसा ही बात है, ठीक है। तो वैसा गड़बड़ जो है ना नहीं करना है। यहाँ पे आपका मार्क्स ज़्यादा कटा है, यहाँ पे आपने लिखा है केप्ट्स, अब समझिएगा, कीप होता है, कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट होता है, अब लगता है इसमें स्टूडेंट लगा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इट केप्स इंक्रीजिंग, माने इट कीप्स इंक्रीजिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप नया मतलब सेंटेंस जैसा स्टार्ट हो रहा है तो आपको आई कैपिटल रखना है ना। जरूरी नहीं कि हर बार जो है छोटा छोटा सेंटेंस मतलब कॉमा दे के बढ़ाते जाना है ना। सो इट इज़ एन एंडलेस फाउंटेन बाई विच वी कैन एन्जॉय एवरी टाइम एंड एवरीवेयर, ठीक है। तो आपने एवरी टाइम एवरीवेयर लिख दिया, लेकिन वहाँ पे एक एंड फ्रेज लगता है तो अच्छा होता। ये सारे चीज़ों पे हमें ध्यान देना होता है, तभी जब आपका आंसर स्किल अच्छा होता है। और ये मैंने जस्ट कुछ एक एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ लोगों का एग्जांपल तो इतना भयंकर है कि मतलब बताऊंगा तो मतलब अब कॉमेडी लगेगा, हंसी लगेगा, तो इसलिए मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ। मैं आपको मीनिंगफुल बात बताने के लिए ये वाला क्लास बनाया हूँ, ठीक है। तो आपको आई गेस इतना बात समझ में आ गया होगा क्या आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। अभी मैं आपको और भी चीज़ बता रहा हूँ। अब सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं जो भी आपको मैंने टिप्स का बात बताया था। सो कॉमन मिस्टेक्स इन बोर्ड एग्जाम्स सेवा AHSCC में जो होता है, सबसे पहला क्या है, मिस रीडिंग क्वेश्चंस। आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो, हालांकि आप लोगों से बहुत कम होता है, बट कई बार बीकॉम वाले से बहुत होता है, वो जो है ना क्वेश्चन को गलत पढ़ लेते हैं। जब भी आपके HS में भी रहता है ऐसा कि कोई एक सेंटेंस दे दिया और उस जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस बोल देता हूँ, मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट इज़ अ वेस्ट, ठीक है। अब कुछ लोग जो है ना इसको गलत इंटरप्रेट कर लेंगे, तो वो नहीं करना है अपने को। सो मिस इंटरप्रिटेशन और मिसिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये अगर आप लिखते हो तो वहाँ पे आपका नंबर कम जाता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि भाई एडवर्टाइजमेंट में जो भी खर्चा होता है वो क्या है, वेस्टेज ऑफ मनी है। ये बात जो है ना आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, येस इट इज़, वहाँ पे लिखा रहेगा डू यू एग्री विद द पॉइंट ना, गिव योर रीजंस ना, डू यू एग्री विद दिस, गिव योर रीजंस। तो इसका मतलब आपको ये नहीं बताना येस आई एग्री, नो आई डोंट एग्री, ऐसा नहीं करना है। आपको पॉइंट को समझना है, फिर आपको बताना है। अब हो सकता है इस पॉइंट का दो साइड है ना, पैसा जो एडवर्टाइजमेंट में खर्च होता है उसका एक बेनिफिट भी है और उसका नुकसान भी है, तो दोनों बात आपको बताना है, तो आपका आंसर सही लगता है, ठीक है। दूसरा है पुअर हैंड राइटिंग। अगर आपका हैंड राइटिंग पुअर है तो उसके लिए क्या करना है, मान लो मैं बहुत कचरा लिखता हूँ, सो एटलीस्ट आप एक काम कर सकते हो, आप स्पेसिंग रख सकते हो, ठीक है। मैं बहुत कचरा लिखता हूँ, माई नेम, ठीक है। अब मैं तो अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ, लेकिन आपको बस बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। माई नेम इज़, ठीक है, अमित राय, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा थोड़ा सा स्पेस रखा है, तो स्पेस रहेगा तो क्या होगा, टीचर को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो इसी को मैं ऐसे लिख देता हूँ, माई नेम इज़ अमित, ठीक है ना, राय, अभी भी टीचर पढ़ पा रहा है, बट उसको यहाँ पे कभी कन्फ्यूज़न होगा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा, समझ आ रहा है ना। ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आपका हैंड राइटिंग ख़राब है, उतना अच्छा नहीं है, तो क्या करना है अपने को, थोड़ा सा स्पेस दे के थोड़ा टाइम लेके लिखना है, बट सही से लिखना है, ठीक है। देन एलिजिबल हैंड राइटिंग अफेक्ट्स योर मार्क्स, सही बात है। देन इग्नोरिंग वर्ड लिमिट, आपको वर्ड लिमिट को भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है, बहुत कम भी नहीं लिखना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि टीचर कोई भी कॉपी लेके आपको बैठेगा नहीं कि आप कितना वर्ड आपने लिखा है, ठीक है। वो क्या होता है, उनका बस एक पैरामीटर होता है कि मान लो अगर ये वाला आपको पेज दिया गया, तो जो 50 वर्ड्स वाला है ना, वो बेसिकली हाफ से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि एक लाइन में ऐसा माना जाता है कि एक वर्ड में 8 सेंटेंस आता है और इसमें मोटा मोटी 8 से 10 लाइन आते हैं, ठीक है, नॉर्मल हैंड राइटिंग में। तो अगर मान लो आप यहाँ तक लिख रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं पे कहाँ लिख रहे हो, 8x8 लिख रहे हो या 8x7 लिख रहे हो, है ना, सॉरी 8 आप यहाँ तक तो 8x6 या फिर 8x7 तक पहुँच सकते हो। तो अगर आप 8x6 ले हो तो 8 8 48 48,
तो आप 48 वर्ड्स लिख रहे हो, कहने का मतलब ये पकड़ा जा रहा है, ठीक है, 48 वर्ड्स आ रहा है, ऐसा माना जा रहा है। ये 5 मार्क वाले के लिए हो गया। और अगर मान लो 10 मार्क वाला है तो क्या करना है, एक पेज पूरा लिखना है और अगले पेज का एटलीस्ट ट्राई करो कि हाफ पेज तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगले पेज का एटलीस्ट 1 क्वार्टर, ठीक है, अगले पेज का एटलीस्ट कितना 1 क्वार्टर तक। तो ये आपको करना है। ये पेज है मान लो, इसका मैंने पूरा लिख दिया और दूसरे पेज का यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो भी अपने को 10 मार्क वाले में चलेगा। आप डिपेंड करता है आपका हैंडराइटिंग कितना अच्छा है, मतलब कितना मतलब छोटा या बड़ा है, साइज़ क्या आपका हैंडराइटिंग है, ठीक है। लैक ऑफ स्ट्रक्चर, अब ये चीज़ जो है बीएसटी वगैरह में ज़्यादा काम देता है कि प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सब चीज़ चाहिए होता है, लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा बीएसटी वाले पार्ट में, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ सकते हैं आप लोग। स्किपिंग स्टेप्स इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह में क्या होता है, आपको ना कैलकुलेशन वगैरह भी शो करके दिखा देना चाहिए नोट के तौर पर, इफ पॉसिबल, ठीक है। तो इससे क्या हो, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप बता रहे हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकाल रहे हो, तो आप तो हम लोग तो नॉर्मली ऐसे ही निकाल देते हैं, है ना। लेकिन मान लो अगर डेथ का क्वेश्चन है, वहाँ पे तो है कि मान लो इस साल का करंट ईयर्स प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हुआ, तो आप इसको जब नोट में करके दिखाते हो, देन जब आप अकाउंट बनाते हो तो उससे आपका क्या होता है, मार्क्स सही से मिलता है, ठीक है। तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। ग्रामर एंड स्पेलिंग एरर, तो ये तो मैंने आपको अभी एकदम लाइव एग्जांपल दिखाया, कितना सारा स्पेलिंग एरर, कितना सारा ग्रामेटिकल एरर हो रहा है। तो ग्रामर एरर का क्या सॉल्यूशन है सर, सिंपली पोएम वगैरह में वर्ब 1 रखो हमेशा, है ना। वर्ब 1 में अगर सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में एस लगा दो, यस लगा दो, और अगर प्लूरल है तो छोड़ दो वैसे ही। और पास्ट में स्टोरी में मतलब स्टोरी वाला जितना भी होगा, प्रोज वाला पीस जितना भी है, वर्ब 2 यूज़ करो, इसमें आपको एस और यस का भी झंझट नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो अब क्या हम क्या ही कर सकते हैं। इट ऑल्सो इफेक्ट द क्लैरिटी एंड इंप्रेशन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपका इंप्रेशन, कुछ स्टूडेंट आज मुझे बोला है सर मुझे 90+ लाना है तो मैं कैसे लिखूं, तो उनके लिए मेरा जो वो ये मतलब एडवाइस ये रहता है कि सबसे पहले आप जो है ना अपना अनसीन पैसेज कर लीजिए फर्स्ट पेज में एकदम सही से, अच्छा से, थोड़ा टाइम लेके ही सही। देन आप अगर आपका ग्रामर पूरा अच्छा है, आपको लगता है कि पेपर में जितना ग्रामर है मुझे पूरा आता है, फर्स्ट पेज में पूरा ग्रामर कर दो, फर्स्ट पेज में एकदम, फर्स्ट पेज सेकंड पेज में पूरा ग्रामर कर दो। इससे क्या होता है, टीचर को समझ में आता है कि आपको ना ग्रामर अच्छा से आता है। ग्रामर आता है मतलब क्या हुआ कि अब टीचर जो है आपको थोड़ा सा अच्छा से देख रहा है कि भाई इसको ग्रामर आता है, मतलब इसका आंसर राइटिंग तो गलत नहीं होगा, तो चीज़ ऊपर ऊपर से आपका आंसर्स देखेगा, ठीक है। और मैंने जो कॉपी जो अभी आपको दिखाया है तो वो मैंने अपने ट्यूशन का बता रहा हूँ, तो इस हिसाब से मैंने कॉपी चेक किया हुआ है, और ये चीज़ सबके साथ मैंने नहीं किया है, बहुत लोगों का मैंने ऊपर ऊपर चेक किया है। ये उन लोगों का कॉपी था जिस पर मुझे मतलब है उम्मीद है कि ये लोग अच्छा करेंगे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो लोग इस चीज़ को समझें, ठीक है। मिसिंग डायग्राम्स एंड लेवल्स, ठीक है। सो बीएसटी में, फाइनेंस में, ये सब में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में वगैरह में आप डायग्राम वगैरह पुट करते हो तो आपका जो है ना थोड़ा सा वो मतलब अच्छा लगता है, ठीक है। आपका आंसर जो है ना एनरिच्ड लगता है विथ गुड क्वालिटीज़, तो इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। कॉपिंग क्वेश्चन, कई बार क्या होता है लोग क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन का पूरा लाइन छाप दिया और लास्ट में अपना एक बात बताया, 2 बात बताया, ये बेकार बात है, ठीक है। सो अब क्वेश्चंस को पूरा छापने की जरूरत नहीं है, बड़ा बड़ा क्वेश्चंस को, छोटा मोटा है तो द फॉलोइंग आर द फीचर्स, द फॉलोइंग आर द नेचर, द फॉलोइंग आर द मेरिट, डिमेरिट, ऐसा आप लिख सकते हो। वही पूरा लाइन पूरा बैठा रहा है वो बेकार होता है, ठीक है। तो उसको ही अपने को ध्यान देना है, हाँ। तो आप 12 में हो, यू आर नॉट इन क्लास 10th। लिविंग क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड, ये कभी नहीं करना है, ट्राई करना है, गलत हो सही हो जो भी हो, आपको स्टेप मार्किंग चाहिए तो आपको ट्राई करना चाहिए। जैसे इन लोगों ने भी ट्राई किया है, कुछ ना कुछ तो मिला ना, हाफ नंबर तो मिला कम से कम, हाफ नंबर करके अगर 20 जगह पे मिल गया तो कम से कम उसको 10 नंबर मिल गया। लेकिन अगर मान लो पूरा छोड़ ही देता कि मेरे को तो आता ही नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, तो क्या होता है, उनको 0 मिलता है ना। इग्नोरिंग मार्किंग स्कीम, अब ये चीज़ आपके लिए काम नहीं करता है, ये चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके वाले में क्या होता है मार्किंग स्कीम वैसे दिया नहीं रहता है। बेसिकली साइंस वगैरह पेपर में रहेगा, मान लो ऐसा कोई पेपर जहाँ पे 1+2 दिया गया, तो आपको जो है इसके अकॉर्डिंग लिखना है। पहला वाला जो पॉइंट है वो शॉर्ट होना चाहिए 1 मार्क के लिए, और दूसरा वाला 2 मार्क के लिए होना चाहिए, तो इस पर आपको भी ध्यान रखना है। अगर आपके बीएसटी वगैरह पेपर में काम दे देगा, अगर बीएसटी या इको वगैरह में ये वाला पैटर्न जो ये वाला चीज़ जो है ना काम देगा। ओवर राइटिंग, कई बार क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं पहले लिखते हैं काट देते हैं, फिर लिखते हैं फिर काट देते हैं, ये मेरा बहुत कॉमन आदत है। मैं आज तक जब भी एग्जाम दिया हूँ पहले मैंने कुछ एक फ्रेज बनाया, कुछ एक आंसर लिखा, फिर मुझे लगा कि नहीं इसको तो मैं ऐसे नहीं ऐसे लिख सकता हूँ, तो काट के फिर से लिखना शुरू किया। ये चीज़ जो है ना टीचर के नज़र में गलत इंप्रेशन डालता है, इसको आपको ठीक करना है, ठीक है। आपके क्वेश्चन को आपका जो आंसर शीट है पूरा टाइडी होना चाहिए, पूरा क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है ना। और बार बार ओवर राइटिंग करना भी अच्छा नहीं है, घस रहे हो, रगड़ रहे हो। अगर सपोज मान लेते हैं कहीं पे एक जगह पे गलती होगा तो बहुत लोग क्या करते हैं ऐसे कर देता है, ये काम नहीं करना है, ठीक है। ये काम नहीं करना है, क्या करना है फिर, सिंपली बस एक क्रॉस लगा देना है, एक क्रॉस लगा के लाइन टान के आगे लिखो, ओके। टीचर इसको देखेगा ही नहीं, है ना। इसको भी ध्यान रखना है। कुछ लोग ऐसे वाला काटते हैं, जैसे मान लो ये लाइन है ना, ये काट रहा है वो, ठीक है। ये काम नहीं करना है, ये बेकार काम है, ठीक है, ठीक है। देन नो रिवीजन, अच्छा यहाँ पे रिवीजन का मतलब क्या है, एग्जाम
से कॉपी सबमिट करने से पहले आपको हमेशा कम से कम 5 मिनट के लिए अपने आंसर्स को एक बार रीड करना चाहिए। ध्यान से आप रीड कीजिएगा, आपका कम से कम 10 नंबर बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा 10 नंबर, क्योंकि आपको खुद गलती दिखेगा। कई बार क्या होता है लिखना, जैसे आपने देखा था ना, ऐसा नहीं है कि अभी जो आपने देखा होगा कि उसमें 1-2 स्पेलिंग मतलब वर्ड छोड़ दिया है ना। मान लो वहाँ पर लिखना था मास्टर, मास्ट लिख के छोड़ दिया। अब यहाँ पे आर लिखना तो उसको पता है मास्टर का स्पेलिंग क्या, मैंने भी क्या लिख दिया था, मास्टर उसको लिखना था और उसने आर नहीं लिखा है ना, वही छोड़ दिया। तो अब क्या है, उसको पता है कि यहाँ पे आर होगा, टीचर उसको में आर होगा लास्ट में, उसको याद है, इनकम्प्लीट में लास्ट में टी होगा याद है, गलती से उसने इतना ही लिख के छोड़ दिया है। जो आप रिवीजन करते हो तो ये चीज़ पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको पूरा ध्यान रखना है। ओके, सो यहाँ तक हो गया। अगर आप ये सारा चीज़ फॉलो करते हो, ठीक है, राइट नीटली, फॉलो द स्ट्रक्चर्स, मैनेज टाइम ना। टाइम मैनेज कैसे करना है तो मैंने आपको बताया ही है कि अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो ऐसा करना है 3 घंटे में बांट देना है अपने को। पहले अपने को क्या करना है, 30 मार्क का जो है ना 20 to 30 मार्क पहले कर लेना है, 20-25 पकड़ लो। दूसरे वाले में 30 मार्क्स, देन 30 मार्क्स, आराम से हो जाएगा मैनेज, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर। देखिए थोड़ा लंबा क्लास है तो आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। ओके, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई प्रैक्टिकली कैसा होता है कॉपी, ठीक है। तो मैंने 2 पॉइंट्स अभी तक किया है, अब 3rd पॉइंट है और 4th पॉइंट है। ज़्यादा से आपका 10 मिनट और लगेगा, हाँ, और आपको ये बात समझ में मैं समझा पाऊँगा कि हाँ क्या लिखना है। ओके, देखिए मैंने एक स्टूडेंट से जो है ना कॉपी लिखवाया है पूरा बढ़िया से, सो डैट आपको मैं समझा पाऊँ। तो ये देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपको AHSCC में ना ध्यान रखना है, पेज भी भरना है। याद रखिएगा, पेज आपको भरना है, पेज नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है AHSCC और GU दोनों में ही पेजेस का भरना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो। क्योंकि जितना मोटा पेज उतना अच्छा टीचर के नज़र में इंप्रेशन, ठीक है, बराबर एकदम। बोथ ऑफ दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूरा। अब इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कचरा लिखोगे और पूरा मोटा मोटा लिखो तो बहुत नंबर दे रहा है, वैसा नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली उससे तो टीचर को गुस्सा आ रहा है, लेकिन अगर आप सही लिखने वाले स्टूडेंट्स हो तो आपका कंटेंट बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ेगा, तो सिंपली देखिएगा, ये मान लो आपको पेज दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसको हाफ से फोल्ड करना है, आप प्रैक्टिस कर लेना घर पे अपना। देन फिर उस हाफ को फोल्ड करके फिर दोबारा हाफ करना है। मतलब क्या हुआ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपने हाफ से फोल्ड किया, अब आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। फिर इसको एक और फोल्ड करना है, अब आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। ये हो गया। अब सेम चीज़ क्या करना है, इसी को ना ऊपर से एक बार ऐसे कर देना है, ठीक है। तो अब क्या हो गया ना, आपके पास में कुछ ऐसा चीज़ दिखेगा। ये मान लेते हैं अपना पेज था बड़ा वाला, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है कट गया, ये वाला पोर्शन कहाँ पे, 1/4 के लिए मार्जिन, और ये वाला पोर्शन भी कट गया। अब असल में क्या बचा, ये आपका जो A4 पेज था ना, A4, ये असल में A5 बन चुका है, ठीक है। मतलब और छोटा हो चुका है। अभी क्या हो चुका है, और छोटा। अब जो चीज़ आप यहाँ पे बहुत लिख सकते थे, ये सारा कंटेंट जो है ना साइड हो गया। और असल में ज़रूरी भी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, टीचर जब चेक करता है ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे बीच में मार्क्स दे दिया ना, 2 नंबर मैंने दे दिया, टीचर ऐसा नहीं करता है। कॉपी चेक करने वाले बगल में करेंगे, उनको साइड में दिया जाता है। तो उसीलिए आपको ज़रूरी भी है उनका, और आपको अपना पेज भी बढ़ाना है, ठीक है। हम लोग जब BEd देते थे, हम लोग को एक क्वेश्चन का हम लोग को 18 से 20 पेज का आंसर लिखना पड़ता था। तो कहाँ से लाएगा 20 पेज का आंसर, असल में तो होता है 8 पेज का ही है। तो यही टेक्निक अपनाते थे, ठीक है, और वही आपको मार्क्स बढ़ा देगा। तो इसको आपको यूज़ करना है बहुत अच्छा से। तो इसको मैंने प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे दिखाया भी है। देखिए हर एक पेज में ध्यान से देखिएगा, ये आपका ये हाफ है ना, और ये हाफ हो गया, और ये हाफ का भी हाफ है, ये मार्जिन चला गया, ठीक है। और ऊपर से भी मैंने ठीक ठाक पेज जो है ना काट दिया है, ठीक ठाक पेज उड़ा दिया है ऊपर से भी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा आधा तक पहुँच जाना है, यहाँ पर ख़त्म है, ये आपका एडिट के टाइम में उड़ गया है, ठीक है। ये इतना ही पेज ख़त्म है, ठीक है। सो इतना चीज़ जो है मैंने गायब कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन अपने को दिया गया है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। अब इसका आंसर जो है ना लोग 2 तरह से देंगे। पहला क्या बोलेंगे, हु इज़ आई हेयर, क्या बोल दिया, फ्रांच। यहाँ पे क्या लगेगा, हेयर आई इज़ फ्रांच। सो इंग्लिश में आपका ये आंसर एनरिच्ड नहीं है। BST के लिए करेक्ट है, फाइनेंस के लिए करेक्ट है, इंग्लिश के लिए करेक्ट नहीं है। तो इंग्लिश के लिए क्या लिखना है, हेयर आई इज़ फ्रांच। समझ में आ बैठो ना, इस तरह से लिखना है। मार्क्स आपको यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। टीचर चाहे तो बहुत शॉर्टकट मारते हो तो यहाँ तो नंबर नहीं काटेगा, कहीं और पर नंबर काट के आपको दिखा देगा, ठीक है। अच्छा, देन क्या है, व्हाट वाज फ्रांच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ। अब यहाँ पे मैं आपको 2 आंसर दूंगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि मैंने अपने वाले कॉपी में अंडरलाइन कर दिया था, तो स्टूडेंट ने पकड़ लिया तो कर दिया, बट आप समझिएगा। क्वेश्चन था यहाँ पे कि भाई फ्रांच जो स्कूल, व्हाट वाज फ्रांच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर द स्कूल दैट डे एंड वाई वाज ही अफ्रेड, है ना, मतलब वो डरा हुआ क्यों था। 2015 का क्वेश्चन है। सो फ्रांच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, ठीक है, ठीक है। अगेन M. Hamel, the village school master, asked the students to learn the rules of participles, हाँ, या read the rules of participles। तो यहाँ पे 2 लाइन है असल में, ये वाला और ये वाला,
हाँ, तो दोनों में से कोई एक ही लिखना होता है। बट फ्रांस डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट द पार्टिसिपल्स, ये एक आंसर है, ठीक है। सो ही वॉज इन अ ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जानबूझ के किया गया गलती है ताकि आपको समझाया जा पाए कि ये भाई वर्ब 2 में स्टार्ट हुआ है, तो इसको भी क्या करना है, वर्ब 2 में ही रखना है, ठीक है। ओके, देन लर्नड नहीं होगा, टू के बाद क्या होता है, हमेशा वर्ब 1 लगता है, तो टू लर्न होना चाहिए ना, या लर्निंग भी आजकल यूज़ किया जाता है अलग चीज़ में, लेकिन अभी के लिए टू लर्न करेक्ट होगा ना। या रीड, तो रीड का स्पेलिंग क्या होता है सर, READ। ये जानबूझ के किया गया गलती है जो कि आपको समझाया जाए कि ये सब गलती रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हो कैसा होना चाहिए वो देखिएगा आप। फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, अगेन M. Hamel द विलेज स्कूल मास्टर आस्क्ड, देखो आस्क्ड आ गया ना, द स्टूडेंट्स टू लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स और रीड द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, ठीक है। बट फ्रांस डिड नॉट नो, डिड के साथ हमेशा वर्ब 1 लगता है, ठीक है, नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट द पार्टिसिपल्स, ठीक है। सो ही वॉज इन अ ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग। दिस इज द कंप्लीट आंसर, पूरा कंप्लीट आंसर आपका। तो ऐसे आपको लिखना है, और हैंड राइटिंग में आप ध्यान से देखिए, अगर आपका ऐसा हैंड राइटिंग होता है तो कहीं पे कुछ गड़बड़ भी होगा ना तो टीचर उसको इग्नोर ही करेगा, ठीक है। वही बात है, आंसर हैंड राइटिंग अच्छा है तो आपका एक फ़ायदा रहता है, प्लस पॉइंट रहता है। दूसरा देखिएगा, व्हाट डिड M. Hamel टेल देम अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, M. Hamel ने क्या बताया, एंड व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई। अब इसका मैं आपको 2 आंसर दूंगा और दोनों आंसर आप पढ़िएगा। मैं आपको पहला वाला आंसर पहले पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। देखिए, M. Hamel बिलीव्ड French was a great language. He said it was clear and logical. He told students and villagers to protect it. If, यहाँ पे I capital होगा, ठीक है, if they preserved it, it would help them to gain freedom. He wanted everyone to respect and keep the language safe for their future, ठीक है। अब ये एक आंसर है, यहाँ तक आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कोई गलती नहीं है, टीचर कहाँ ही नंबर काट लेगा, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, पूरा सही। टीचर को मन किया, उसने क्या दिया, 2 नंबर दिया, ठीक है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, दोनों में पूरा दिया, ठीक है। बट अब थोड़ा कंपेयर करते हैं, इस आंसर से कंपेयर करेंगे। M. Hamel had a high opinion on the French language. He declared that French was the most beautiful language in the world. It was the clearest and the most logical of all languages. He advised his students as well as the people of the village to guard it at all costs. If it is guarded and preserved properly and carefully, it would serve as the key to the French people to get rid of the slavery imposed upon them, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो आंसर मैंने अभी आपको पढ़ा होगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इन दोनों में आपको ज़्यादा अच्छा सुन के कौन सा लगा। ऑफ कोर्स आप बोलोगे 2 नंबर वाला सर ना थोड़ा सा बढ़िया लगा है, ठीक है। सो टीचर जो है ना, अगर मान लो कहीं ऐसे स्टूडेंट का कॉपी पढ़ के आया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आपका वाला कॉपी आ रहा है, तो ऑफकोर्स वो आपको 1.5 नंबर देने वाला है, यहाँ पे उसको 2 देगा। फिर वो कैसे, वो डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएगा, दोनों ही आंसर लिखा हुआ है, बात तो दोनों सही लिखा है। ये बहुत ही पुअर लैंग्वेज में लिखा गया है, जनरल बात लिखा गया है। यहाँ पे किताब का बात बहुत कम है, जनरल नॉलेज जो होता है ना, जैसे आप लोग लिखते हो ना, बना के लिख देंगे जो सो, तो ये बनाया हुआ आंसर है, मैंने ही बनाया है, ठीक है। कि भाई गंदा आंसर आप ऐसा भी लिख सकते हो जहाँ पे बात वही है लेकिन बुक के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन वही बात अब यहाँ पे मैंने 1.5 दिया ना, अब मैं उसको कंपेयर करके लगा नहीं इसको उतना नहीं मिलना चाहिए। अगर मुझे 2 बच्चों को मार्क्स देना है, एक बच्चा इतना लिखता है, एक बच्चा अगर इतना लिखता है, तो एक तो इसने कंटेंट भी ज़्यादा लिखा है, प्लस इसमें फ्रेज का यूज़ किया है, बुक के फ्रेजेस का यूज़ किया है, तो इसको तो ज़्यादा मिलना ही चाहिए, है ना। तो ये वाला बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आंसर्स ऐसा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िएगा, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, ठीक है, या मिजरेबल प्लाइट ऑफ फिरोजाबाद। ये बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो 12, 14, 15, 16 में ना। कैसे लिखेंगे आंसर हम, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, ब्यूटीफुल बेंगल्स कैन बी सीन ऑल ओवर, इट इज़ द सेंटर, ठीक है, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ठीक है। ये जस्ट समझाने के लिए दिया गया है, हाँ, कैसे हमें आंसर लिखना है, कैसा आपको दिखना चाहिए आपका आंसर ना। जैसे डिंजी है तो मैंने यहाँ पे डार्क, जैसे यहाँ पे मैंने ये मीनिंग बता दिया है, तो आपको जो है नहीं कि आप एग्जाम में मीनिंग बताओगे, टीचर को नहीं बताना है, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिख के दिया कि डिंजी का मतलब क्या होता है, डार्क सेल्स होता है, ठीक है, स्मॉल डार्क सेल्स। और ये मेरे जितने भी पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए, ठीक है। सो आई होप मैंने आपको जितना ग्रामर का बताया है, मतलब जितना इंग्लिश का बताया, राइटिंग स्किल्स, इसको आप यूज़ करोगे तो आपका बहुत हेल्प होगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ग्रामर के लिए बता देता हूँ कि टेंस, वॉइस, प्रीपोजिशन, ये जितना भी टॉपिक है ये सब को सब ना इट शुड बी रिटन इन कंप्लीट सेंटेंसेस। बहुत लोग क्या करते हैं टेंस में, गोज, 1 का गोज ना, 2 का कम्स, ऐसा नहीं करना है, या 2 का वेंट, गो अवे का वेंट, ऐसा हो गया ना, ऐसा नहीं लिखना है। आप लोगों को क्या करना है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है, क्योंकि 1 नंबर मिल रहा है आपको एक लाइन के लिए, ठीक है। ओके, देन विदाउट
इनकम्प्लीट सेंटेंस विदाउट कॉपीइंग क्वेश्चन। विदाउट कॉपीइंग क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, ये मुझे अभी खुद ही याद नहीं आ रहा है कि शुड बी रिटन इन कंप्लीट सेंटेंसेस। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस आपको लिखना है। हाँ, मतलब क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर लिखना है। जैसे वॉइस पूछ रहा है, वॉइस में दिया गया है कि क्या दिया गया है, ही किल्ड रावणा मान लो, या राम किल्ड रावणा, ऐसा सेंटेंस है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, पहले लिखा क्वेश्चन राम किल्ड रावणा, नीचे आंसर लिख रहा है रावणा वाज किल्ड बाय राम। ये नहीं करना है अपने को। ठीक है, मेन सिर्फ आंसर लिखना है, बट क्या होना चाहिए, पूरा सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, तो वॉइस में तो इसका पूरा सेंटेंस लिखोगे, नरेशन में पूरा सेंटेंस लिखोगे। प्रीपोजिशन में भी बहुत लोग क्या करते हैं, आधा आधा वर्ड लिख के निकलते हैं, मतलब सिर्फ मेन आंसर देते हैं, तो आपको फाइनल एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, ओके। देन उसके बाद आते हैं राइटिंग स्किल्स पे। जैसे कि यहाँ पे देखो यू आर विनोद सीमा, यहाँ पे भी आपका नंबर ठीक ठाक करता है। यहाँ बोला गया कि एक नोटिस लिखने के लिए, ठीक है, इंटर कॉलेज सॉन्ग एंड डांस कंपटीशन के ऊपर ना, या इसी को एक, ये मेरे कोर्स का ही है, तो इसलिए जो लोग अभी जो देखोगे, अभी तो आप लोग नहीं लोगे, आप लोग का समय खत्म हो चुका है, जो लोग आगे देखेंगे उनको इंटरेस्टेड हुआ तो ये सारा मटेरियल मेरे पास में जो मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो आप मेरा वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो अगले साल, अभी ऑफ कोर्स नहीं। ठीक है, ABC कॉलेज सबसे पहले हमने लिखा, ठीक है, गुवाहाटी सॉन्ग एंड डांस कंपटीशन। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कहाँ कहाँ गलती हो रहा है। सॉन्ग का S छोटा है, डांस का D छोटा है, कंपटीशन का C छोटा है। ध्यान से अगर हम देखेंगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में ये वाला बात जो है ना कैपिटल में लिखा होगा। ठीक है, इंटर कॉलेज सॉन्ग एंड डांस, देख रहे हो, ये सब कैपिटल है। कंपटीशन ये सब कैपिटल है, बट हमने क्या किया, सब छोटा कर दिया। आपको लगता होगा कि सर ये तो आप बना के दे रहे हो, सचुने स्टूडेंट लोग करता होगा। भाई करता है, पूरा डिट्टो ऐसा ही गलती करता है, जबकि वो सेम चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ऐसा गलती अपने को नहीं करना है, अपने को इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि ऐसा मिस्टेक ना हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टीचर क्या करेगा, यहाँ पे टीचर आपका आधा नंबर उड़ा देगा, 1 नंबर उड़ा देगा। ठीक है, टाइटल 1 नंबर होता है, टाइटल इनकरेक्ट, 1 नंबर गया आपका। डेट आपको ऐसे नहीं लिखना है, डेट आप ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, अच्छा पढ़िएगा आप, आवर स्कूल ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटर कॉलेज, अब फिर वहाँ पर सेम गलती है, ICSD कैपिटल होना चाहिए था। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, ध्यान रखिएगा, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। बहुत स्टूडेंट का आदत होता है और डायरेक्ट सेंटेंस में इज MR को खा जाते हैं ना। ऑर्गेनाइजिंग में ट्राई कीजिएगा, हो सके तो इसको S से लिखना है, Z से नहीं। क्या लिखना है, S से ना। ब्रिटिश इंग्लिश लिखना है अपने को, अमेरिकन इंग्लिश नहीं लिखना है ना। ऑन द ओकेजन, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको मैंने जानबूझ किया हुआ है कि ओकेजन जो वर्ड है ये क्या होता है, ओकेजन ऐसा होता है ना, ओकेजन ऐसा होता है। अब कभी मान लो ये लाइन खत्म हो रहा है, तो हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा OCCAS, एक डैश आना, फिर हम यहाँ से लिख देते हैं ION। ऐसा हम बहुत बार करते हैं। तो कहाँ कहाँ नहीं करना है, ये लेटर में नहीं करना है, ठीक है, नोटिस में नहीं करना है। लेटर नोटिस जो है ना, या फिर इन्विटेशन वगैरह पे, इसमें ये सब गलती नहीं करना है। यहाँ पे भी आपका नंबर कटेगा, कंप्लीट वर्ड होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इट्स फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन, ठीक है, जो भी हो। मोर देन 50 स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन। अब कॉम्पिटिशन का स्पेलिंग यहाँ पे एक्चुअली कॉम्पिटिशन थोड़ा ठीक ठाक ही लग रहा है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, कॉम्पिटिशन का स्पेलिंग गलत होना चाहिए था। ठीक है, इंटरेस्टेड एक्चुअली गलत ही है, इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्टेड। ठीक है, स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू मीट द अंडरसाइंड एंड रजिस्टर देयर नेम्स। ठीक है, ये एक हो गया। ठीक है, ये एक हो गया ऑप्शन। अब मैं आपको दूसरा वाला दिखाता हूँ जो असल में करेक्ट होना चाहिए था, आंसर 2। ABC कॉलेज गुवाहाटी नोटिस सॉन्ग एंड डांस कॉम्पिटिशन। देखो अब कॉम्पिटिशन का स्पेलिंग क्या है, और वहाँ पे कॉम्पिटिशन में यहाँ पे E लगा हुआ था ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। 15 अप्रैल 2023 ऐसे लिखना है डेट को। ठीक है, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर कॉलेज सॉन्ग एंड डांस कॉम्पिटिशन। ठीक है, ऐसे क्लोज कर देना है, ये जैसे यहाँ पे स्टार्ट किया क्लोज भी होगा। On 10th May 2023, on the occasion of its foundation day celebration, more than 50 students can participate in the competition. Participation is free for all. Interested students are requested to meet the undersigned and register their names by 5th May. अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना अपने को, उसमें भी ये गलती होगा, इसमें भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे नोटिस हम कब दे रहे हैं, 15 अप्रैल को। ठीक है, और यहाँ पे बोल कब रहा है, 5 मार्च को। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि नोटिस दे रहे हैं 1 तारीख को, अब बोल रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं 5 तारीख को, बोल रहे हैं कि आप जाके ना 1 तारीख को मिल लेना, वो गलत हो जाएगा ना। तो 5 मार्च जो है ये ऐसा डेट होना चाहिए जो अप्रैल के बाद आना है। 15 तारीख को दे रहे हैं तो 20 अप्रैल करो, लेकिन लोगों ने क्या किया, पहले दे दिया, तो वो गलती हो जाएगा, उस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अप्रैल को दिया जा रहा है नोटिस, और यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, अरे यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, मई में आना है। ठीक है, मई तक आना है। ओके, मैं ये सारा चीज़ लाइव में भी ले सकता था, लेकिन मैंने देखा है कि लाइव में अगर लेता हूँ तो टाइम और ज़्यादा लगेगा, और ऑलरेडी ये क्लास जो है थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इसलिए मैंने लाइव नहीं लिया इसका। ठीक है, अर्नव द प्रेसिडेंट ऑफ स्कूल, ठीक है। यू आर द सलीम सुरभि, ठीक है, राइट एडिटर को आपको लेटर लिखना है। ठीक है,
अब लेटर को एडिटर जब लिखते हैं तो वहाँ पे ऐसा ही गलती होता है। कैसे लिखना मैं को जस्ट पैटर्न बता रहा हूँ, फाटा इस्लामाबाद कामरूप गुवाहाटी, है ना, ये होना चाहिए। देन अपना डेट दिया, देन द एडिटर द सेंटिनल नाम दिया, गुवाहाटी अपना एड्रेस वगैरह दिया, यहाँ पे टॉपिक डाला, देन सर थ्रू द कॉलम्स ऑफ टीम डेली ना आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट डेटर, जो भी होगा ये सब रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद में आपका आता है क्या, आपका आता है बोर्ड, जो आपका बॉडी है मेन प्रॉब्लम वो आ जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा होता है लेकिन मैंने छोटा ऐसे कर दिया, ठीक है ना, कि ट्रेवलिंग बाय रोड इज़ नॉट सेफ एनी मोर, जो आपने पहले देखा होगा मेरा स्टूडेंट लिखा था वही फ्रेज उठाया था उसने भी, ठीक है। देन लास्ट में आपका कंक्लूजन रहता है कि एज द लास्ट इज द हायर अथॉरिटीज आर अप्रोच, ठीक है। अब यहाँ पे थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, अब योर्स में लोग क्या करते हैं ये लगा देते हैं, ये गलत होता है, ये नहीं करना है, योर्स ऐसा ही करेक्ट है ना। ट्रूली में भी लोग क्या करते हैं TRUEILY ये कर देते हैं, ये भी गलत है, ट्रूली में ई नहीं होता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों का काम आपको यूज़ करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया, आपको कोई एक ही यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं जस्ट बताने के लिए आपको ये पूरा फाइल बनाया हूँ सो डैट आपके एग्ज़ाम में ऐसा गलती ना हो, ठीक है। और ये तो खैर एक था। अब इसके बाद में कुछ एक और चीज़ है जो आपको समझना है, ये इंग्लिश का काम हो गया। अभी इंग्लिश हमने बात किया, अभी और भी सब्जेक्ट्स है जिसका मैं बात करूँगा, तो लगभग आपका 1 घंटा तो आज खा गया मैं, लेकिन अगर समझ जाओगे तो बहुत हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में। बिजनेस स्टडीज़ 1 मार्क क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा, 1 मार्क क्वेश्चन आइदर यू कैन राइट इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन है विच फोर्सेस बाइंड्स ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो एक बच्चा क्या लिखेगा, कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स, एक बच्चा लिखेगा सिर्फ कोऑर्डिनेशन। अब बिजनेस स्टडीज़ में ये लिख दोगे तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा, ये लिखोगे तो भी 1 ही नंबर मिलेगा। तो काय के लिए हम ये वाला लिखें जो मेरा समय बचे, काय के लिए मैं पूरा सेंटेंस लिखूँ, है ना, बाद बाकी लाइन तो वही है ना। हु डिफाइंड मैनेजमेंट एज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, हमें पता है मैरी पार्कर फोलेट, तो हम सिर्फ मेन आंसर लिखेंगे मैरी पार्कर फोलेट, हम क्यों जाए पूरा सेंटेंस लिखने। तो एक बच्चा ने लिखा ये वाला, एक बच्चा ने लिखा ये वाला, तो अपने को ये वाला फॉलो करना है, ये पूरा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इससे आपका समय कटता है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है ही 1 मार्क का। अब यहाँ पे देखिएगा व्हाट इज प्लानिंग, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, मेंशन 5 फीचर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। कैसे लिखेंगे हम लोग, सो प्लानिंग का पहले हमने मीनिंग बताया, समझिएगा, प्लानिंग का हमने पहले मीनिंग बताया, देन हमने कुछ डेफिनेशन डाला कि किसी ऑथर ने ऐसे डिफाइन किया है, 1-2 ऑथर का हो सके तो फिर लास्ट में हमें कंक्लूसिव मीनिंग देंगे, लेकिन ये कब, जब 2 मार्क का रहेगा तब। अगर 1 मार्क का है तो सिर्फ मीनिंग लिख के निकल जाओ, कोई डेफिनेशन लिख के निकल जाओ और ज़्यादा बेटर है, ठीक है। देन हमने क्या लिखा, नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे मेरे नोट्स में आपको जो क्वेश्चन पूछा गया वही आपको डालना है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, प्राइमरी फंक्शन, है ना, ऑफ मैनेजमेंट। फिर हमने उसको एक्सप्लेन किया, क्या लिखा कि प्लानिंग इज कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस विच बिगिंस व्हेन ऑर्गेनाइजेशन थिंक्स of anything to start. It is the primary function of management which is helpful in every essential areas. आपने ध्यान से देखा होगा कि एक मैंने पॉइंट बताया, मैंने इसको 2 लाइन बताया। टीचर जब मेरा 2 आंसर चेक कर लेगा तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा है बच्चा तो बड़ा सही बात लिख रहा है। आगे से वो पूरा लाइन नहीं पढ़ रहा होगा, क्या पढ़ रहा होगा, अच्छा ऐसा लिखा, ठीक है, अच्छा ये लिखा, ठीक है, अच्छा फ्यूचरिस्टिक, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। वो आगे का लाइन ही नहीं पढ़ता है, कोई भी नहीं पढ़ता है, क्योंकि उसके पास उतना समय नहीं है, वो समझ जाता है ना। और कहीं पे अगर आप गड़बड़ भी कर रहे होगे, अगर उसको नज़र तेज होगा तो बीच में पकड़ लेगा, नहीं तो मार्क्स देते चलेगा, ठीक है। आपको बस 1 से 2 आंसर से आइडिया लगा लेता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, ठीक है। तो इसको आपको यूज़ करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग वैसे ही मैंने दे दिया आपको एग्जाम्पल के तौर पर कि प्रोवाइड डायरेक्शन, कम से कम मैंने ट्राई किया है कि 1 लाइन ये रहा, 1 सेंटेंस ये वाला रहा, 2 सेंटेंस है, कम से कम 2 सेंटेंस तो अपने को डालना ही है। देखो 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस, है ना। 1 सेंटेंस में ख़त्म नहीं कर देना, थोड़ा सा आंसर जो है ना बहुत ही बेकार लगता है, मतलब कम लिखा हुआ लगता है, तो ट्राई करना है छोटा 2 सेंटेंस पुट करने का, ठीक है। देन स्टूडेंट्स शुड आंसर अकॉर्डिंग टू द मार्क्स गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे मैंने यहाँ पे आपको 2 या 3 एग्जाम्पल दिखाया है, मैं अपने नोट्स में 5, 6, 7 रखा हुआ हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे से आपको 5, 2, 3 बताया क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट इशू आता है, तो इसलिए मेरा वाला मटेरियल पे, तो इसलिए मैं पूरा आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ट्राई टू पुट डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, इको में, ठीक है, इको में, BST में, हाँ, और फाइनेंस में किसी भी बच्चे को अगर लेटर चाहिए तो उसके लिए डायग्राम डालना ही है, ठीक है ना। अब डायग्राम सर कैसे डालेंगे, क्या डायग्राम डालें, सर फीचर पूछा है कैसे डायग्राम डालेंगे, बता रहा हूँ ना कैसे बनाना है। अगर फीचर पूछा है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मैंने क्या लिखा, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैंने क्या एक ट्री बना दिया, 1 2 3 4 5 6 हो गए, खत्म, ठीक है ना। या फिर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट ये लाइन है, ठीक है, ये आपका फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट लाइन लिखा गया, ऐसे बना दो, दिस, ये भी नहीं आता है, ये बना दो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। 1 2 3 4 ये मेन पॉइंट है, सब पॉइंट अगर तो सब पॉइंट डालें, 5, समझ में ना। इस तरह से आप बना सकते हो, आप कुछ बना, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, गोल बनाया, 5 है, 4 है मान लो, 1 2 3 4 हो गए, ऐसा कुछ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखिए आपने क्लास 12 11 के आपके बुक में आपको रहा होगा ट्रेड,
दो तरह का होता है, ऐसा है ऐसा। फिर इसके अंदर में सब हेडिंग ऐसा है ऐसा ऐसा, जैसे प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट है ना, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट है ना, उस तरह का चीज़ हो गया है। फिर एक एग्जांपल देखो, कोई एक है ना, जस्ट मैंने बाहर से उठाया हुआ टॉपिक है सारा, एक इधर में, एक इधर में, एक इधर में, एक इधर में, कहीं पे 4 अगर डायमेंशन है तो 4 हम ऐसे दिखा सकते हैं, 4 के लिए हम ऐसे दिखा सकते हैं, 4 के लिए हम ऐसे दिखा सकते हैं। क्या जाता है इसमें, पर कुछ नहीं जाता है, ठीक है ना। बस अपने को जैसा तैसा एक डायग्राम बना के दिखाना है। डायग्राम देखिए, ये देखिए बनाया हुआ है, ठीक है ना। इसने लिखा है कुछ अपना कि इंडिजिनस इकोनॉमिक सिस्टम ना, इधर में एक है पॉइंट है, इधर में एक पॉइंट है, इधर में एक पॉइंट है, इधर बीच में कुछ है, हो गया खत्म, ठीक है ना। ऐसा ही बनाना है आपको भी, कुछ भी ऐसा बना दो। या ग्लोबलाइजेशन के ऊपर इन्होंने बनाया था, इन्होंने क्या बनाया था, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, कैसे वो रिलेटेड है ग्लोबलाइजेशन, सोशो इकोनॉमिकल कल्चर कैसे आपका जो है ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। गवर्नमेंट बजट इकोनॉमिक्स में आता है, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट है ना, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद टैक्सेशन, टैक्स वाला, नॉन टैक्स वाला, प्लान होता है, नॉन प्लान या अनप्लान होता है ना, प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इस तरह से देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, देखो एक बना दिया कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट, गोल ओरिएंटेड ना, डिस्टिंक्ट प्रोसेस, ठीक है ना, यूनिवर्सल एक्टिविटी, बोथ साइंस एंड आर्ट। आपको दिखने में थोड़ा गंदा लग रहा होगा, फोटो मैंने उठाया हुआ है ना, कुछ एक सोशल प्रोसेस लिखा हुआ है, प्रोफेशन लिखा हुआ है, तो इस तरह से हमने बना दिया, ठीक है। बस हो गया, चलेगा। अपने को बस क्या करना है, डायग्राम पुट करना है। यहाँ पे वो डायग्राम देख लो, मैनेजमेंट है ना, यूनिवर्सल होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस मल्टी डायमेंशनल होता है, ग्रुप एक्टिविटी होता है, डायनेमिक फंक्शन होता है, इंटेंजिबल होता है ना। तो अगर आप डायग्राम जब ऐड करते हो ना, तो डायग्राम ऐड करने से आपका आंसर, आपको लेटर आने का चांस ऑलमोस्ट 30% तक बढ़ जाएगा। आपने पूरा आंसर लिखा है, एक बच्चा पूरा आंसर लिखा, आपने भी पूरा आंसर लिखा, उसने डायग्राम वगैरह कुछ नहीं दिया, आपने पूरा डायग्राम अगर दिया हुआ है, तो डायग्राम जो है हम नोट्स में नहीं डाल सकते, समझिएगा। अगर मैं हर आंसर के लिए डायग्राम डालने लगूँ, तो जो मैं आपको नोट्स 100 पेज में दे रहा हूँ, वो कितने पेज का हो जाएगा, वो मोटा मोटी 150 पेज का हो जाएगा, 200 पेज का हो जाएगा, है ना। तो उतना रहेगा तो क्या होगा, अपना पेज का भी तो खर्चा होता है। आप लोगों को तो लगता होगा सर आप तो ई बुक देते हो, तो वहाँ पर क्या दिक्कत है, दिक्कत है वहाँ पर भी, बहुत ज़्यादा पेज देख के बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है, अरे इतना बड़ा PDF कौन पढ़ेगा, है ना। इसलिए हम नहीं देते हैं, बट मैं सिखा रहा हूँ आपको कैसे आपको लिखना है। मैंने प्रैक्टिकल वाले क्लास में, जब मैंने लाइव क्लास लिया था, वहाँ पे मैंने बताया था ना। 8 मार्क आंसर के लिए सबसे पहले एक पैटर्न याद रखना है आपने को, कि सबसे पहले गिव द मीनिंग ऑफ द टॉपिक, ठीक है। ऐड 1 और 2 डेफिनेशन इफ पॉसिबल, हो सकता है तो 1-2 डालो, नहीं तो 1 तो डालना ही है, ट्राई करना है, ठीक है ना। मेन आंसर लिखना है, देन कंक्लूजन डालना है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन ऑफ कंपनी, ठीक है। 12, 16, 20 में पूछा गया। सबसे पहले मैंने लिखा है मीनिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजन, आपको पूरा नहीं लिख देना है, ठीक है। सो मैंने पहले मीनिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजन। सो डिविडेंड डिसीजन रिलेट्स टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अर्न, दैट इज how much profit is to be distributed as dividend and how much is to be retained, ठीक है। the decision is concerned with the distribution of surplus of funds। अब इतना हो गया, रहने दो, ये नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना लिख के छोड़ दो, ये भी बहुत है, मीनिंग के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है ना। देन हमने क्या किया, एक मतलब मोदिग्लानी और मिलर का, ये मैंने गूगल से उठा के डाल दिया है, मैंने एक डेफिनेशन डाल दिया। हो सके तो डेफिनेशन डालना है, हर चीज़ का डेफिनेशन जरूरी हो आपके पास में जरूरी नहीं है, बट अगर मिला तो सही है, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन अब क्योंकि हमें पूछा क्या था, हमें तो पूछा था फैक्टर्स ना, मेन आंसर तो हमको फैक्टर में देना है, लेकिन मैंने पहले थोड़ा सा हेडिंग डाल दिया है, ठीक है। 8 मार्क वाले में बता रहा हूँ, बाद बाकी 5 वाले में आप डायरेक्ट टू द पॉइंट अपना बात बताओ। फैक्टर्स पूछा फैक्टर बताओ, मेरिट पूछा मेरिट बताओ, कैरेक्टरिस्टिक पूछा कैरेक्टरिस्टिक बताओ। अच्छा, एक और चीज़ आपको याद रखना है, अगर कभी भी क्वेश्चन में बोलता है मेंशन नेम, ठीक है, व्हाट आर द, ऐसा कुछ भी देता है और 2-3 नंबर के लिए, तो सिर्फ मेंशन ही करना है, सिर्फ नाम ही बताना है, एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लो वही चीज़ 5 मार्क के लिए पूछ दिया, कई बार वो लोग मेंशन बोल के 5 मार्क पूछ रहा है, तो फिर एक्सप्लेन भी करना है अपने को, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग जो भी था वो हमने बताया। कैसे बताया, देखिए, एक लाइन एक अच्छा सा लाइन, एक लाइन एक अच्छा सा लाइन, ठीक है, एक पॉइंट एक अच्छा सा लाइन, एक पॉइंट एक अच्छा सा लाइन, मत खत्म, उससे रिलेटेड एक लाइन डालना है। मैं आपको अभी सब आंसर में भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ क्या लिखना है, ठीक है। देन कंक्लूजन कैसे लिखना है, कंक्लूजन 8 मार्क वाले में लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए, अभी से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका बीकॉम में बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। सो इन शॉर्ट द डिविडेंड डिसीजन ऑफ कंपनी डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, ठीक है। आपने देखा है वो बहुत सारा है, जैसे क्या होगा, लीगल रूल्स होता है, लीगल रूल्स है, कैश फ्लो, इट इंश्योर्स दैट इट कैन रिपे द डेप्ट, ठीक है ना। इफ द प्रॉफिट्स आर स्टेबल देन न्यू इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट नीडेड, डिविडेंड में भी हायर। इस तरह से हमने बात बता दिया। हम और इसको बड़ा लिख सकते हैं, छोटा हमने किया हुआ है, या फिर दूसरा ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। दस वी कैन कंक्लूड दैट, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। दस वी कैन कंक्लूड कंपनी डिविडेंड या द डिविडेंड डिसीजन ऑफ कंपनी डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक लीगल रूल्स, कैश एबिलिटी, डेप्ट रिपेमेंट, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान्स, स्टॉक मार्केट रिएक्शंस, ठीक है, ये सारा चीज़ आता है। देन यहाँ पे हमने 2 लाइन लिखा है, इफ़ द कंपनी हैज़ स्टेबल अर्निंग एंड ईजी एक्सेस टू फंड्स इट कैन पे हायर डिविडेंड्स, अदरवाइज इट में रिटेन अर्निंग फॉर फ्यूचर एंड ग्रोथ
फ्यूचर ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हमने इसी बात को, ये जो आंसर जो यहाँ पे पूरा है ना, इसी को हमने क्या किया, एक समराइज वे में यहाँ पे बताया है। ठीक है, एक शॉर्ट समरी दिया है। कहाँ से उठाना है, बस यहीं से। ठीक है ना, सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द लीगल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, लिक्विडिटी पोजीशन, रीपेमेंट नीड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, है ना, एंड अदर वेरिएबल्स ऑल्सो इफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन। बस हो गया, एक छोटा सा समरी हमको देना है, समझे ना। इस चीज़ को करने से आपका जो है ना, मान लो ऐसा हुआ कि क्वेश्चन आपको पूछा हुआ 8 मार्क का, आपको आता सिर्फ 6 पॉइंट ही है, लेकिन आपने पहले मीनिंग लिखा है, लास्ट में कंक्लूजन लिखा है। कोई टीचर आपको 8 से कम दे ही नहीं सकता है ना, 8 तो कम से कम 7 तो दे ही रहा है वो, क्योंकि आपने आंसर के क्वालिटी को एनरिच किया है, स्ट्रक्चर को वैल्यू किया है। ठीक है, अब समझिएगा डिफरेंस बिटवीन में, ये वाला आंसर मैंने भी कई जगह पे आपको दिया हुआ है, बट ट्राई करना अगर हो सके तो। कुछ नहीं है तब तो फिर ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टीचर ऐसा नहीं कि नंबर काट ही रहा है, काटने के लिए बैठा है, लेकिन ये आपने डिफरेंस लिखा है और एक डिफरेंस किसी बच्चे ने ये वाला लिखा है। ठीक है, अरे हट, किसी बच्चे ने ये वाला लिखा है, उसने पीरियड लिखा, कॉन्स्टिट्यूएंट लिखा, पार्टिसिपेंट लिखा, इंस्ट्रूमेंट लिखा, तो टीचर ये सब पढ़ नहीं रहा है। पीरियड, अच्छा यहाँ पे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म 1 नंबर, कॉन्स्टिट्यूएंट, अच्छा 1 नंबर, समझ आ रहा है ना। पार्टिसिपेंट्स, अच्छा ऑपरेटर्स होता है, ये सब होता है, यहाँ पे होता है, अच्छा ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छा शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, यहाँ पे अच्छा कमर्शियल पेपर ना, सर्टिफिकेट, अच्छा ठीक है, ट्रेड बिल, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो अभी टीचर क्या कर रहा है, पूरा लाइन नहीं पढ़ने जा रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, सिर्फ ये वाला। इस वाले में क्या करना होगा उसको, वो पूरा लाइन पढ़ेगा, अच्छा ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप कोई गड़बड़ भी कर रहे हो ना, तो बहुत जल्दी वो पकड़ लेगा। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, पॉइंट्स नहीं होता उनके पास में, इसी वाले पॉइंट को पलट के यहाँ पे डाल दिया, इसी को पलट के यहाँ पे डाल दिया, तो ये वाला चीज़ जो ना वो पकड़ लेता है, पकड़ लेगा तो नंबर काट देगा। मैं भी काट देता हूँ कई बार। पॉइंट दीजिएगा तो टीचर जो है नहीं पकड़ पाता है, पॉइंट दिया तो पॉइंट के हिसाब से लिख रहा है ना। एक्सप्लेन द वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ये फाइनेंस से लिया गया है। अब देखो इसका मैं आपको 2 आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छा आपको मैं आंसर बता रहा हूँ, आप समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया कि फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट डेल्ट इन मनी मार्केट। ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है, ट्रेजरी बिल। सो दीज आर द पेपर्स द गवर्नमेंट गिव्स व्हेन इट नीड्स मनी, मैंने गवर्नमेंट नीड्स मनी फॉर शॉर्ट टाइम, पीपल कैन बाय देम एंड सेल देम अगेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सही बात है। कमर्शियल पेपर, big companies give these papers to get money, they don't have any guarantee but people still buy them। ठीक है, एक जनरल लाइन है। कॉल मनी एंड शॉर्ट नोटिस मनी। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, बैंक्स मनी, बैंक्स गिव मनी टू इच अदर फॉर, कॉल मनी वैसे होता है बैंक के बीच में ही होता है ना, बैंक के बीच में होता है फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, समटाइम्स इट इज़ फॉर 1 डे, समटाइम्स इट इज फॉर लिटिल मोर। ठीक है, तो हमने ये सारा पॉइंट बताया। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल, ये 5 पॉइंट है ना। अब समझिए, ये हो गया कौन सा, ये हो गया ऐसा जो कि क्वालिटी लेस आंसर है। इस आंसर में आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट नहीं मिल रहा है। आप जो भी टीचर चेक कर रहा हो जानता है कि ये बच्चा को आता नहीं है, बस बना रहा है, कुछ भी बना के अपने को दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जो उसको पता है उसके हिसाब से बना रहा है। अब क्वालिटी वाला आंसर कैसा होना चाहिए वो पढ़िए। ठीक है, सो मनी मार्केट इन द शॉर्ट टर्म, पहले तो हमने एक बात बताया। ठीक है, कि मनी मार्केट इज द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी मार्केट, पहले हमने मनी मार्केट के बारे में बताया। देन फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट्स डेल्ट इन मनी मार्केट। ट्रेजरी बिल या टी बिल, ट्रेजरी बिल, टी बिल, शॉर्ट टर्म फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेंजिंग फ्रॉम 14 days to 364 days issued by RBI on behalf of the government to meet the short-term financial need. No fixed interest is payable on treasury bill. अब देखिए, normally treasury bill are issued at lowest rate ना ऑन द कॉम्पिटिटिव बिडिंग। अब मान लो ये सब लाइन आप नहीं भी लिखते हो, सिर्फ आप यहाँ भी लिख रहे हो, सिर्फ इतना भी लिख रहे हो, तो भी आपको टीचर 1 मार्क्स दे रहा होगा। क्यों, आपने इंपॉर्टेंट 2 बात बताया। पहला ये इसका डेट, दूसरा कौन इशू कर रहा है, किसके बिहाफ पे कर रहा है, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। तो मोटा मोटी मुझे 4 इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिल गया आपके आंसर से। लेकिन पहले वाले के आंसर को हम कंपेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ नहीं है, कोई ढंग का बात यहाँ पे ही नहीं। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर आर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स इशूड बाय हाईली क्रेडिट वर्दी कंपनीज टू रेज फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, पता चल रहा है। इट यूजुअली हैज़ अ मैच्योरिटी ऑफ 15 days to 1 year। सीपी नॉर्मली इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। ठीक है, कॉल मनी रेफर्स टू दैट रेंजिंग फ्रॉम 1 to 7 days। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो योर आंसर शुड बी क्वालिटी आंसर। ठीक है, आलतू फालतू बात मतलब नहीं लिखना है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और डायग्राम, ये 8 मार्क का क्वेश्चन था ना, मान लो ये 5 मार्क का ही था, मेरे पास में समय है, मैं डायग्राम बनाऊंगा। क्या डायग्राम बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। देखो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ नहीं है, 5 ठो गोल किया, 5 लाइन निकाला ना, एक गोल किया, इधर 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 5 ठो निकाल दिया, 5 जगह पे भर दिया। सर्टिफिकेट डिपॉजिट ना, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, ये मैंने गूगल से उठाया, तो जैसा भी आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ और टॉपिक आ जाएंगे। ठीक है, कमर्शियल पेपर आ जाएगा,
समझ में आ गया होगा ना। तो ये सारा चीज़ आपको यूज़ करना है सो डैट आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, ठीक है। तो 1 घंटे का क्लास था, ये बहुत मास्टर क्लास है। ये आप लोगों को यूट्यूब पे फ्री में मिलेगा और मैं बाद में इसको डिलीट कर दूंगा सिंपली, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पेड स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ। जितने लोगों ने मतलब जिनको अच्छा मार्क्स लाना है तो उसको अच्छा से वो पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको यूज़ करेंगे, मार्क्स अच्छा उनका आएगा, ठीक है। जो लोग घमंड दिखाएंगे कि नहीं भाई हमको सब आता है छोड़ो, तो उनके लिए नहीं है ये, ठीक है। चलिए एक और चीज़ है टॉपर्स आंसर, ये ओसवाल से उठाया गया है, ठीक है, ये मेरा नहीं है। हाँ, सीबीएसई का टॉपर का आंसर है। आपको डिट्टो फॉलो नहीं करना, बट आप कुछ सीख सकते हो यहाँ से, अकाउंट्स का बेसिकली, ठीक है। देखो कैसे कॉपी चेक हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है, हो गया। ये वाला चीज़ जो है ना, ये स्टूडेंट का किया हुआ नहीं, ऐसे ही है। सो बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बस शॉर्ट नरेशन, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कुछ है, मान लो प्रभुज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे बीइंग फॉर्म्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय प्रभु, ठीक है। तो यहाँ पे बीइंग जो है ना, आजकल तो बीइंग भी लिखना हटा दिया, बट यहाँ पे शॉर्ट है तो इसलिए एएचएससी में काम आ जाएगा, ठीक है। देखो कितना नीट लिखा हुआ है, वो देखो आप कैसे लिखा हुआ कैसे है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू गीता। और ये सिर्फ एक बच्चा का नहीं है, और भी देखो ना, यहाँ पे नो एंट्री, जहाँ पे नो एंट्री वहाँ पे नोट डाला हुआ है। क्यों नो एंट्री है? अपने वाले केस में जब नो एंट्री होगा तो हम क्या करेंगे, नो एंट्री वाले के लिए हम नोट नीचे डालेंगे, ठीक है। एएचएससी में हम लोग नोट नीचे डालते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया हुआ है, सारा एसेट्स आया है, सारा लाइबिलिटीज़ पे किया गया होगा ना, फिर वहाँ पे कुछ खर्चा वर्चा हुआ होगा, ये सारा चीज़ जो है ना पूरा एक फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह के फॉर्मेट को आपको यूज़ करना है। ये कैपिटल अकाउंट इन्होंने बनाया है, ठीक है, देखो कैपिटल अकाउंट बनाया है, क्लियरली दिख रहा है सारा चीज़, कोई कचरा मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, कौन अमाउंट कहाँ पे है ना। फिर यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट इन्होंने बनाया है। अब बोलोगे सर बैंक अकाउंट यहाँ पे होता तो अच्छा होता, देखो यहाँ पे इन्हें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा है, काटने वाला यहाँ पे काट सकता था, बट ये टॉपर का कॉपी है, सोचो ये टॉपर का कॉपी है, हम तो यहाँ पे मार्क्स काट रहे हैं, टॉपर का कॉपी है सीबीएसई टॉपर का, ठीक है। देखो कैसे लिखा गया है, क्या क्वालिटी इनके आंसर का है, हैंड राइटिंग जो भी हो, बट सीबीएसई का पैटर्न अलग है, बट अपना पैटर्न थोड़ा अलग है, लेकिन हम लोग को ऐसा ही लिखना है। वो गलती कितना कम हो रहा है वो ध्यान से देखो आप, गलती कितना कम हो रहा है। तो सीबीएसई बेसिकली ध्यान क्या चीज़ पे देता है, भले आपका आंसर मतलब आपका हैंड राइटिंग भले देखो, इन्होंने बस शॉर्ट लिखा था, ऐप एल फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल बता दिया, है ना, हो गया। ये वर्किंग नोट है इनका, ये शॉर्ट में इनका वर्किंग नोट है। हमारे एएचएससी में ऐसा वर्किंग नोट नहीं चलता है, हम पूरा लिख के दिखाते हैं, है ना। खैर जो भी हो, आपको क्लीन लिखना है, क्लियर लिखना है ना। यहाँ पर देखिए ये वाला टॉपिक आपका भी याद होगा, मेजर हेडिंग ना, करंट लाइबिलिटी कहाँ जाता है, सब हेडिंग अदर करंट लाइबिलिटी। ये इनका मेन पॉइंट जो है वो वर्ड गायब हो चुका है, जस्ट उन्होंने मेन वर्ड लिखा है लिख दिया। हमारे में क्या रहता है, यहाँ पे लिखा रहता है आइटम्स, हाँ आइटम लिख के हम फिर लिखते हैं। सपोज मान के चलो करंट लाइबिलिटी है तो मैं लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाँ, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगा, करंट लाइबिलिटी में कहाँ जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटी में, है ना, इस तरह से, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया लूज टूल्स, तो लूज टूल्स क्या होता है, करंट एसेट्स, उसके अंदर क्या होगा, इन्वेंट्रीज के अंदर आता है ये। तो इस तरह का चीज़ कैसे लिखा जा रहा है आंसर देखो, ठीक है। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट इन्होंने बनाया है, कैसा कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाया है देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखो कहीं पे काट कुट आपको दिख रहा है क्या, पूरा अमाउंट जो पूरा करेक्ट है ना, जब अमाउंट करेक्ट है तो पूरा मार्क्स मिलना ही है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कैसे इन्होंने लिखा है। ये लोग जब फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं तो क्या करते हैं, देखो सारा बात लिखते हैं और मेन वर्ड को ऐसे कर देते हैं, ऑप्शंस जो भी आपका ना, जो भी आपका मेन आंसर है, ये देखो इसको अंडर गोल कर दिया है, मतलब स्क्वायर बॉक्स में डाल दिया है। इससे क्या होगा, जो टीचर है ना वो क्या करेगा, वो सिर्फ इस वाले वर्ड को ध्यान से देखेगा, इसको कुछ नहीं पढ़ने वाला है ना। देखो दो रेशियो कैसे निकाला हुआ है देखो, सब्सक्राइब फ्रॉम ए बी न्यू शेयर, फॉर्मूला लिखा अपना ना, फिर यहाँ पे ए बी करके दे दिया, बस हो गया। टीचर को तो इसी से मतलब है, वो इतना देख भी नहीं रहा है, बस देख रहा है कि क्लीन लिख रहा है कि नहीं, साफ लिख रहा है कि नहीं, है ना। गुडविल का क्वेश्चन था यहाँ पे एक। तो बस इतना ही रहेगा आज के लिए, ऑलमोस्ट मैंने 1 घंटा आप लोग को दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा सारा बात। कोई दिक्कत, कोई कंप्लेन, कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछ लीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, एंड मे भी शायद हम ग्रामर रिवीजन के टाइम में आप मिलेंगे। ओके, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।